भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, इनके बूथों पे सन्नाटा छा जाएगा। 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले रामपुर और 40% से ज्यादा मुस्लिम यादव आबादी वाले आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनावों में भाजपा की जीत हुई, सपा की हार हुई। अगर चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसियां भाजपा के लिए सबसे मुश्किल यानी असंभव जीत वाली सीटों की बात करती तो शायद रामपुर और आजमगढ़ टॉप पर होते। इनकी डेमोग्राफी ने लंबे समय तक यहां सपा की स्थिति को मजबूत बनाए रखा, इसी वजह से इन्हें सपा का गढ़ माना गया। यही वजह थी कि आजमगढ़ से 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश जीतकर सांसद बने। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस उपचुनाव में ऐसा क्या हो गया कि सपा का पूरा गणित गड़बड़ा गया। द न्यू बीजेपी नाम की किताब लिखने वाले लेखक नलिन मेहता ने उपचुनाव के नतीजों पर हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एनालिसिस किया है। वो लिखते हैं कि 3 महीने पहले जब योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद ऑफिस में दोबारा लौटने वाले यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने, तो भी आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर सपा ने ही जीत हासिल की थी। लेकिन लाल टोपी के इस गढ़ में भाजपा ने अब कमल खिला दिया है। बुलडोजर पॉलिटिक्स, भारतीय सेक्युलरिज्म के भविष्य पर होती चर्चाएं, विरोधियों के जहरीले बहुसंख्यवाद की बातों के बीच इस चुनाव नतीजों के क्या मायने हैं, समझते हैं। वास्तव में मुस्लिमों के प्रभाव वाली सीटों पर भगवा दल की जीत 2014 के बदलते पैटर्न का हिस्सा दिखाई देती है। चुनावी लिहाज से देखें तो 2014 से भाजपा के किसी भी राष्ट्रीय या स्टेट इलेक्शन में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में न उतारने के फैसले के स्पष्ट मायने निकाले जाते रहे हैं। आलोचक ये कहकर इस नीति की व्याख्या करते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए ये एक संकेत है कि वे उनकी तकदीर को प्रभावित नहीं करते हैं। ये सीधे सीधे कुछ ऐसा हुआ जैसे हमें आपकी जरूरत नहीं। नलिन आगे लिखते हैं, लेकिन 2014 से भाजपा विशेष रूप से यूपी और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें भी जीत रही है। 2009 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों को देखें तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां 2009 में बीजेपी को 1 सीट मिली थी, 2014 में भगवा दल ने 9 और 2019 में 13 सीटें जीत ली। अगर यूपी की बात करें तो 2009 के चुनाव में मुस्लिम प्रभाव वाली कोई भी सीट बीजेपी जीत नहीं सकी, लेकिन 2014 में 8 सीटें, 2019 में 11 सीटों पर कमल खिला। नलिन मेहता साफ कहते हैं कि ये जीत इसलिए नहीं मिली कि बीजेपी को जबरदस्त मुस्लिम सपोर्ट मिला, बल्कि इन क्षेत्रों में हिंदुओं का वोट लामबंद हो गया। आमतौर पर ऐसा देखा जाता रहा है कि इन चुनावी क्षेत्रों में विरोधी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती हैं, जबकि बीजेपी ने हिंदू कैंडिडेट ही खड़ा किया, और इसका फायदा यह हुआ कि हिंदू वोट कंसोलिडेटेड यानी एक तरफा हो गया। 2022 में रामपुर में 2 तरफा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। एक तरफ कमल के निशान पर ओबीसी उम्मीदवार घनश्याम लोधी थे, तो दूसरी तरफ सपा ने मोहम्मद आसिम रजा को खड़ा किया था। आजमगढ़ में भाजपा की तरफ से लोकप्रिय भोजपुरी गायक निरहुआ मैदान में थे। उन्हें बसपा के गुड्डू जमाली से काफी फायदा मिला, जिन्हें 2.6 लाख वोट, करीब 29% वोट मिले। इससे मुस्लिम वोट बढ़ गया, जो 3 महीने पहले सपा के लिए एकजुट था। हिंदी हार्टलैंड यानी 11 हिंदी भाषी राज्य में कुल 19 लोकसभा सीटें हैं, जहां 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। इनमें से 2009 में भाजपा ने केवल 5 सीटें जीती थीं, 2014 में उसे 14 और 2019 में 7 सीटों पर जीत मिली। इससे साफ है कि 2019 में इन मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर उसका सपोर्ट बेस घटा है। हालांकि वोट शेयर से पता चलता है कि पिछले दशक में इन सीटों पर उसने गहरी पैठ जरूर बनाई है। 2009 में बीजेपी ने 40% से ज्यादा वोट शेयर वाली 19 मुस्लिम बहुल सीटों में से केवल 1 पर सफलता हासिल की थी। यह आंकड़ा 2014 में बढ़कर 9 और 2019 में 13 तक पहुंच गया। बीजेपी की उपचुनाव में हुई जीत पर और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बढ़ती उसकी पकड़ पर आम जनता का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और भाजपा की इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? मेरा नाम शाहिद अली है। बात अगर जनता इनको वोट दे रही है बीजेपी को, तो इसका मतलब है कि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जनता का भरोसा है, तभी वो दे रही है वोट। भाई अगर बिना वोट दिए अगर ये कैंडिडेट बीजेपी के जीत गए तो मैं तो नहीं मान सकता कि इसमें कहीं गड़बड़ी हो। 2, 4, 10, 20 वोटों की गड़बड़ी हो सकती है, मान लिए कहीं, लेकिन इतने मार्जिन से अगर जीत रहे हैं तो ये फिर जनता का विश्वास ही है जिसके ऊपर वो कैंडिडेट जीते। देखिए, मेरा नाम तशरीफ हसन है। देख ऐसा रहे हैं भाई कि देखिए
जनता जिसको चाहती है उसी को जिताती है, जिसको चाहती है उसको हराती है, इसमें सच्चाई है। ठीक है। और रहा मामला ये कि धर्मेंद्र जी जो ये बोले हैं कि मुस्लिमों ने पूरा सपोर्ट नहीं किया, पूरा सहयोग नहीं किया, भाई अगर यही चीज़ होती, पिछले विधानसभा में भी ये आरोप लगे थे, कई नेता बोले थे कि मतलब मुस्लिमों ने सहयोग नहीं किया है, जबकि 99% मुस्लिमों ने समाजवादी को वोट दिया था, ये सब जानते हैं। तो आरोप लगाना इनका काम है, आरोप लगाएंगे। बीजेपी इस समय भाई उनकी नीतियाँ अच्छी हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं, और कार्यकर्ता को पसंद करें ना करें, बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं भाई, इसलिए जीत रहे हैं, उनके जो प्रत्याशी हों जीत रहे हैं। यह नतीजे वंशवाद की राजनीति के लिए भी चेतावनी भरे संकेत रहे हैं। महज प्रभावशाली यादव परिवार से होना ही अब जीत की गारंटी नहीं है, जैसा पहले होता आया है। मेहता सिंह इंडेक्स के तहत जातीय राजनीति पर भी पैटर्न को समझा जा सकता है। इंडेक्स में बताया गया है कि 2019 में भाजपा के करीब 57% लोकसभा उम्मीदवार, 2017 में उसके 52.8% विधानसभा उम्मीदवार, राज्य में 50% पदाधिकारी और आदित्यनाथ ही मंत्रिपरिषद में 48.1% सदस्य ओबीसी या एससी रहे हैं। अब तक सोशल इंजीनियरिंग में सफलता गैर यादव ओबीसी से मिलती रही। इस तरह 2022 यूपी विधानसभा चुनावों में भाजपा का सामाजिक गठबंधन सफल रहा और इसने न सिर्फ पार्टी को मजबूती प्रदान की, बल्कि सपा के कोर मुस्लिम यादव गठजोड़ में भी पहली बार दरार पैदा कर दी। नलिन आगे कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनावों में मायावती के वोट में कमी से भाजपा को फायदा हुआ। उपचुनाव में उनकी शानदार जीत ने विपक्षी वोटों को अलग कर सपा को नुकसान पहुंचाया। एक तरफ भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग गहरी पैठ जमा रही है, दूसरी तरफ हिंदी हार्टलैंड में विपक्षी एकता की कमी ने मोदी को फायदे में रखा है। कुछ ऐसी ही सियासी जमीन 2024 के चुनावी समर के लिए भी अब तैयार होती दिख रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।